कि गांव में अगर किसी के यहाँ बहू आती है तो अगर उनके बेटे के वजह से अगर बच्चा नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी उसकी बहू को ही बोला जाता है, तो ये मेल फर्टिलिटी और जो समाज में जो इस तरीके के थॉट्स हैं, तो इन दोनों को कैसे आप कैटर करते हैं? अभी तक बच्चा नहीं करा, अरबों साल से होता आ रहा है, 5000 साल से बच्चे होते आ रहे हैं। आपसे नहीं हो रहा तो मतलब आप में कमी है। ये जो थॉट प्रोसेस है यही मार रहा है कि आपका अगर स्पर्म काउंट कम है हाँ। तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा। तो इस पे मैं क्लियरिटी चाहूँगा कि IVF की क्यों इतनी ज़रूरत पड़ रही है, आपको पता भी नहीं आपको ज़रूरत है या नहीं। आप जिस दिन ट्राई करेंगे उस दिन जाके आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ शायद हमें 3 साल पहले कर लेना चाहिए था, 4 साल पहले कर लेना चाहिए था, या पहले एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। अगर कोई मेल या फीमेल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके बीच में फिजिकल रिलेशंस होते हैं, अगर वो ज़्यादा करेंगे तो आगे उनको बच्चे नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए ये तो उल्टी की बात है कि आप डॉक्टर से कपल को किस स्टेज पर जाकर कंसल्ट करना चाहिए? बहुत सिंपल बात, और IVF आप मैक्सिमम आपकी एज पे बहुत डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ा मिथ भी यही है, लोगों को लगता है कि IVF बच्चे नेचुरल बेबीज नहीं है, हाँ। कुछ अननेचुरल है। हाँ। अरे दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं द अपीलिंग भारत। अपीलिंग भारत की इस पॉडकास्ट शो में हम बात करते हैं देश दुनिया के तमाम खबरों के बारे में भी, और आने वाले दिनों में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, उन सब चीज़ों पे भी हम बात करते हैं। और आप अभी तक हमारा जो पॉडकास्ट देखे होंगे आपको पता ही लग गया होगा कि हम यूनिक टॉपिक हर बार लेकर आते हैं। तो आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर सार्थक बख्शी, जो कि इंडिया के एक डायनेमिक यूथ आइकन हैं, एक राइजिंग स्टार कह लें इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप एंड द मेडिकल फील्ड ऑल्सो। सर आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट। थैंक यू पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, एंड तहे दिल से शुक्रिया, ताकि हम आज कुछ वार्तालाप करें, कुछ बातें करें, कुछ समझें, कुछ सीखें। तो जी। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हाँ जी। बचपन कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, माँ बाप ने बहुत प्यार दिया, खूब मेहनत करी हमारे ऊपर पढ़ाई लिखाई कराने में, कोई कमी नहीं छोड़ी। कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया, एहसास नहीं होने दिया कि आपको जो चाहिए मिल नहीं सकता। जो उनके मतलब कर सकते थे, जितना उनकी कैपेबिलिटी थी, जितना फाइनेंस के अलाउ करता था, तो उन्होंने सब खुशियाँ जैसे हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करना चाहते हैं। तो बहुत खुशामदीन और अच्छा रहा, मैं कोई गिले शिकवे नहीं है। एक तरफ आप एंटरप्रेन्योर हैं, एक डायनेमिक यूथ आइकन के तौर पे राइज हो रहे हैं मीडिया में भी और वैसे भी सोसाइटी में भी, तो आपको दिमाग में कब आया कि हम नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है? मैं एक क्लैरिफाई करता हूँ पहले तो कि डॉक्टर, मैं क्लिनिकल डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, मैंने PhD कर रखी है, तो मैंने इंजीनियरिंग MBA एंड PhD करी। अच्छा। माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, बोथ माई फादर एंड मदर आर डॉक्टर्स, एंड माई मदर इज़ एन IVF स्पेशलिस्ट, फादर इज़ MD मेडिसिन, जो डायबिटीज़ इन कार्डियोलॉजी के अंदर स्पेशलाइज करते हैं जी। तो हमेशा जैसे होता है ना कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा, क्योंकि दिखाई ये देता है। अब मैंने वो एक स्टीरियोटाइप जो बिल्कुल प्रोसेस बनाया गया सोसाइटी में, क्योंकि जब आपको दिखाई यही दे रहा है, देखिए कोई बिजनेस नहीं है, माँ बाप डॉक्टर दिन भर डॉक्टरी करते हुए दिखाई दे तो लगता है, बट मैं ज़रूर मानता हूँ कि अगर कुछ अलग करना है, एंड डॉक्टरी में कोई बुराई नहीं है, बट आज एक डॉक्टर कम से कम 12 से 14 साल पढ़ता है, ठीक है, 18 से 32 साल का सफ़र है डॉक्टरी पूरी सुपर स्पेशलाइजेशन तक करने का। आज अगर आप बिल्कुल बहुत परिश्रमहीन ज़िंदगी चाहते हैं, एंड आपको बिल्कुल क्लियर है कि मुझे समाज के लिए सेवा करनी है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इतना पैशन है कि कोई डिज़ीज़ को सॉल्व करना है, कोई बीमारी का पता लगाना है, और मैं पेशेंट्स को एक पेशेंट के रूप में देख पाता हूँ, एक बिज़नेस के रूप में नहीं देख पाता, तो बिल्कुल डॉक्टरी करिए। मेरा वो विचार था नहीं, जबकि पेरेंट्स भी मेरे बोलते थे कि शायद डॉक्टर मत करो, और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, बट बिकॉज डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, थैंक गॉड मैं नहीं बना। आज मैं अब तो आसान है देखना, बट अगर मैं पीछे जाके देखूँ 20 साल हो गए हैं पढ़ाई करे हुए, बट मुझे लगता है मैं शायद वो डॉक्टरी वाला जो जज्बा है, जो पैशन चाहिए एक पेशेंट की तरफ, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ, वो डॉक्टरी की तरफ से नहीं है, वो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है।
तो ये चीज़ तब तो कोई नहीं सोच पाता। तो ये अपने साथ कहा जा बैठा है। सकता है कि आपने जो सोसाइटी में स्टीरियोटाइप थॉट्स हैं उसको आपने ब्रेक करने का काम किया। बिल्कुल, सोसाइटी का तो नहीं पता, बट अपने लिए ज़रूर करा है कि ज़रूर डॉक्टरी को सिर्फ डॉक्टर दिखाई देता है, वो नहीं करना था, आप कुछ अलग करिए, क्योंकि बहुत ऑप्शंस हैं आज के दिन में। मतलब अगर आप कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, तो ज़रूरी नहीं है डॉक्टर ही सॉल्व करे। हेल्थ केयर की प्रॉब्लम एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट, एक बीकॉम का पर्सन, एक बीबीए का पर्सन, एक लॉयर, वो भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं मानता हूँ। आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें, इट डज़ नॉट मैटर कि आपका प्रोफेशन क्या है या आपकी नॉलेज क्या है। तो ये मेरा मानना है। एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा है कि लीक लीक गाड़ी चले और लीके चले कपूत, और लीक हटकर तीन चले, शायर शेर सपूत। और ये कविता जो है ये आप पे बहुत फिट बैठती है। अच्छा, ठीक है। शायद आप समझ गए होंगे, हिंदी भी है, हाँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं आप, मैं भी पढ़ा हूँ इंग्लिश मीडियम से, तो उतनी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं बिल्कुल होती सही है। बात है। अब बोलते ज़रूर हैं, बट लिखना छोड़ दिया है, पढ़ना छोड़ दिया है। हाँ 8वीं कक्षा के बाद ना मैंने हिंदी लिखी है, ना पढ़ाई करी है, मतलब पढ़ाई इन द सेंस कि वो पढ़ना छोड़ दिया है। तो उस मामले में बहुत कमज़ोर हो गई है। बोलने में कोई वो नहीं रहेगा, कि प्रवचन बोलने में कोई दिक्कत आ रही है, बट अब हिंदी ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं, तो वहाँ बहुत कठिनाई आ गई है। अब आते हैं आपके जो बिजनेसेस हैं उस पे। मेल फर्टिलिटी जो आज समाज में घट रही है, और उस जो फर्टिलिटी की वजह से जो समाज में परेशानियाँ जो पैदा हुई हैं, जो प्रॉब्लम पैदा हुआ है, और गाँव में शहरों में एक महिलाओं के ऊपर एक टैबू बना दिया गया है कि गांव में अगर किसी के यहाँ बहू आती है तो अगर उनके बेटे के वजह से अगर बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बहू को ही बोला जाता है। इवन अगर लड़का हुआ या लड़का की जगह लड़की हुई तो उसके लिए मेल ही जिम्मेदार होते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स की वजह से। उसके लिए फीमेल नहीं है, क्योंकि उनमें तो एक्स है, लेकिन उसके लिए भी ओनली द फीमेल विल बी इज टारगेटेड इन आवर सोसाइटी। तो ये मेल फर्टिलिटी और जो समाज में जो इस तरीके के थॉट्स हैं, तो इन दोनों को कैसे आप कैटर करते हैं? देखिए, मैं पहले तो कुछ चीज़ क्लैरिफाई करता हूँ कि पहले इनफर्टिलिटी की बात कर लेते हैं। एंड आपने बहुत सही विषय पकड़ा कि आज के दिन में जो इनफर्टिलिटी है, पहले तो लोग उसे समझते हैं कि वो सिर्फ फीमेल की वजह से है। सच्चाई आज के दिन में 50% इनफर्टिलिटी मेल की तरफ, पुरुषों की तरफ से है। बीच में इंग्लिश यूज कर सकते हैं, तो 50% इनफर्टिलिटी इज़ ड्यू टू मेन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल की तरफ से हो रही है। अब जब 50% इनफर्टिलिटी मर्दों की तरफ से है, जो गांव बोलिए, शहर बोलिए, स्टिग्मा है इनफर्टिलिटी का कि भाई आज बच्चा नहीं हो रहा। एंड सबसे दिक्कत की बात यह है कि बच्चे शायद पहले भी नहीं होते थे, बट पहले पता नहीं होता था। आज क्योंकि शादी हुई है और बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो हमारी समाज ने हमें बनाई ऐसा है, 6 साल हो गए शादी को, 7 साल हो गए, 5 साल, अच्छा क्या हुआ बच्चों का, कब कर रहे हो बच्चे? किसी को क्या पता, शायद वो कोशिश कर रहे हैं, 2 साल से हो नहीं रहा, या 8 साल हो गए शादी को, अभी तक बच्चा नहीं करा। एकदम ऐसा सवाल आता है, जो ट्राई कर रहा हो या ट्रीटमेंट ले रहा हो उसको एकदम चुप जाएगा, नहीं हम कर रहे हैं, अभी करेंगे, अभी सोच रहे हैं। वो आपको क्या बता पाएँ कि भाई हमारे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हम IVF करना चाहते हैं, क्योंकि, और इसका सोच की गलत क्या है, यार बच्चा करना सबसे नेचुरल प्रोसेस है, अरबों साल से होता आ रहा है, 5000 साल से बच्चे होते आ रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा तो मतलब आप में कमी है। ये जो थॉट प्रोसेस है यही मार रहा है। आज अगर मैं और आप खाने पे बैठे हैं, अभी आमने सामने बैठे हैं, और मैं अभी निकाल के कोई दवाई खा लूँ तो आप पूछ लेंगे, मैं बोल दूंगा यार चलो BP की दवाई है, डायबिटीज़ की है, तो बड़ा नॉर्मल है। आपने मान लिया, मेरे से पूछ लिया मैंने, बट मैंने वो दवाई खाई और मैं बोलूँ मैं ये एंटीऑक्सीडेंट ले रहा हूँ या मैं वो वाली दवाइयाँ ले रहा हूँ जो इनफर्टिलिटी के लिए है, मैं बोल ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये जज कर रहे हैं। आप सोचोगे, पहले तो मैं अपने आप में, मतलब अपने आप को शर्महीत मानूंगा कि भाई अरे
इनफर्टिल मतलब आपके क्या वो पुरुष का जो पानी होता है स्ट्रांग नहीं है, आपसे बच्चा नहीं हो पा रहा। तो ये जो प्रक्रिया हमने समाज ने बना रखी है कि इनफर्टिलिटी एक नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है, कि मैं और आज आप बैठ के शायद बोल दे यार हाँ बच्चे की कोशिश कर रहे हो नहीं पा रहा है, मेरे स्पर्म में ना वीकनेस है, स्पर्म का काउंट ख़राब है, मोटिलिटी में खराबी है, मॉर्फोलॉजी में खराबी है, कुछ भी खराबी हो सकती है, 10 तो खराबियाँ हो सकती है, कोई एक चीज़ है, बट मैं ये बोल ही नहीं पाऊँगा। क्यों? क्योंकि आज मैं और मैं ही अपना दुश्मन हूँ। मैं अपने आप को अपना कम मर्द मान लूँगा। लोगों की दिक्कत क्या है, ये समाज ने क्या बना रखा है, आज अगर आप शुक्राणु में या पानी में, जो स्पर्म की बात कर रहा हूँ मैं, अगर स्पर्म में कोई दिक्कत है तो मैं अपने आप को छोटा महसूस कर लेता हूँ। मैं ही शर्मा जाता हूँ बताने में कि भाई मेरी स्पर्म में दिक्कत है, जबकि किसी के में भी हो सकती है। जैसे बाल झड़ रहे हैं, आप गंजे हो रहे हो, अरे आपके हाथ में तो नहीं था, आप खुद तो होना नहीं चाहते थे। अब ठीक है, खान पान ठीक नहीं है, एक्सरसाइज ठीक नहीं है, कोई और बीमारी होगी, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, लाइफस्टाइल खराब है, कुछ भी हो सकता है, बट आपके बाल जा रहे हैं। अब क्योंकि वो तो दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप छुपा भी नहीं सकते हो, कुछ बोल भी नहीं सकते हो। क्या बोलोगे भैया? हम बोलेंगे अरे भाई तू तो गंजा हो रहा है, ये हो रहा है। अब बट अंदर से जो स्पर्म की प्रॉब्लम वो तो दिखाई नहीं दे रही, वो मुझे आपको खुद बतानी है, और मैं ही बताने में भाई कम मर्द बन जाऊंगा, नामर्द बन जाऊंगा, या फील ऐसा करने लग जाऊंगा। तो ये समाज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जब तक मर्द सामने ना आए और एक दूसरे को बोल ना पाए, हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है। आप हेल्दी भी हो सकते हो, रोज़ एक्सरसाइज करते हो, वर्जिश करते हो तो भी हो सकती है, आपका खान पान बिल्कुल ठीक है तो भी हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, शायद बता के ना हो, कभी भी हो सकते हैं। शायद आपके वर्क एनवायरनमेंट की वजह से हो, शायद अनड्यू स्ट्रेस की वजह से हो, शायद दिल्ली एनसीआर की हवा की वजह से हो, या कहीं की हवा की वजह से हो, या कोई केमिकल फैक्ट्री में आपसे ज़्यादा एक्सपोजर है उसकी वजह से हो, टाइट अंडरवेयर की वजह से हो, लैपटॉप आप यहाँ लेके बैठते हो 2 घंटे रोज़ उसकी वजह से हो। 100 कारण है, किसी के चक्कर में भी हो सकता है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट हो रहा है। और बाकी कोई कॉस्मेटिक चेंज की तरह हम लोग आएंगे ये सवाल, हाँ, इनके कारण क्या है, हाँ, उस पे आएंगे। सबसे पहले एक जो कन्फ्यूजन है, और खास करके मेल में, वो कन्फ्यूजन ये होता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लोग इनफर्टिलिटी से, स्पर्म काउंट के रिडक्शन से जोड़ देते हैं कि आपका अगर स्पर्म काउंट कम है तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। तो इस पे मैं क्लियरिटी चाहूँगा कि ये दोनों अलग अलग हैं या दोनों को आपस में रिलेशन है? नहीं, बिल्कुल अलग है। तो ये सारी चीज़ें बताइए आप। देखिए, स्पर्म के जो पैरामीटर्स होते हैं, अब जब बच्चा होता है, लड़कों का स्पर्म, औरत का अंडा, एग, स्पर्म और एग मिलते हैं और एक एम्ब्रियो बनता है। अब वो एम्ब्रियो हम लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करते हैं 5 दिन के लिए। 5 दिन तक जब वो ग्रो कर जाता है तो वापस औरत के अंदर डाल देते हैं। ये आईवीएफ की प्रक्रिया है। अब इसमें हमें स्पर्म मिल गया, हमें एग मिल गया, एंड हमने एम्ब्रियो बना लिया। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक अलग बीमारी है कि जिसमें आपका इरेक्शन वो नहीं होता है, उससे स्पर्म का पैरामीटर का कोई लेना देना नहीं है। स्पर्म इज इनसाइड द टेस्टिस। कभी कभी बहुत बार होता है कि जब हम इजैक्यूलेशन हो रहा है, हमें सीमेन मिल रहा है बट उसमें स्पर्म मिल नहीं रहा, काउंट नहीं मिल रहा। तो आजकल साइंटिफिकली प्रोसेस ये भी आ गया है कि वी कैन गो इनटू द टेस्टिस, जिसे टीसा पीसा बोलते हैं, एंड डायरेक्ट स्पर्म वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें। तो जो स्पर्म है हम वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे डायरेक्ट टेस्टिस के थ्रू भी। बट इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो आपका एक फिजिकल प्रॉब्लम है, वो एक फिजिकल प्रक्रिया जो आप संभोग कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, उसमें आपको इरेक्शन, लड़कों को इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसमें प्रॉब्लम है, तो एक वो है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अगेन मैं बहुत डिटेल में नहीं बात करूँगा, कैन बी फिजिकल, कैन बी मेंटल, कैन बी साइकोलॉजिकल, कि भाई बंदों को हो नहीं रहा है बिकॉज थॉट अलग है या कोई अलग फिजिकल प्रॉब्लम है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्म। स्पर्म एक आपका टेस्टिस से मिलने वाला बायोलॉजिकल मटेरियल है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, जो आपको अगर रिप्रोडक्शन करनी है वो अलग है। whereas erectile dysfunction is a different psychological or a physical problem जहाँ पे इरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, इफ ए पर्सन
have erectile dysfunction, he can be a father? यस ही कैन बी। देखिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए दवाइयाँ आती हैं कि अलग ट्रीटमेंट्स हैं, उसके लिए साइकोलॉजिकल मेंटल मेडिकल ट्रीटमेंट अलग है। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाए, मतलब ठीक हो जाए और इरेक्शन मिल जाए एंड यू हैव यू आप कंज्यूमेट कर रहे हो अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो हो जाएगा। उससे स्पर्म का कोई पैरामीटर, अभी हमने स्पर्म की बात नहीं करी, हमने कहा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, बट आपका हमने दवाइयों के थ्रू बोलिए, ट्रीटमेंट के थ्रू बोलिए, वो क्लियर करा एंड आपने सेक्स करा अपने पार्टनर के साथ, तो एंड अगर स्पर्म के सारे पैरामीटर्स ठीक है, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। अच्छा, इससे कोई रिलेशन नहीं है? नहीं। एक इरेक्टाइल, हाँ, एक है फिजिकल प्रोसेस जो आप बार बार बात कर रहे हैं, एंड फर्टिलाइजेशन जो इस पे हम काम करते हैं, वो आर डिफरेंट। वी वर्क एट फर्टिलाइजेशन। हमारा आज आप देखेंगे IVF, व्हाट डज IVF स्टैंड फॉर? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो वी आर वर्किंग एट द फर्टिलाइजेशन एट गमीट्स, क्रोमोसोम, मतलब स्पर्म एंड एग में काम कर रहे हैं ऑल IVF स्पेशलिस्ट। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब इन विट्रो इज ए लैटिन वर्ड, मीन्स इनसाइड द लैब, लैबोरेटरी के अंदर। इन विवो होता है बॉडी के अंदर। तो जब बॉडी के अंदर प्रक्रिया होती है जो नेचुरली अकर करती है, जो अर्बोसाइल से, तो उसको इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलते थे। बट अब ये प्रॉब्लम हो रही थी कि हो रहा है, लाइक लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग नेचुरली, दे आर हैविंग सेक्स विद देयर पार्टनर्स, 1 साल तक कंटिन्यूसली करा, बट फर्टिलाइजेशन नहीं अकर कर रही है। दैट इज़ वेयर वी कम इन टू द पिक्चर कि भाई स्पर्म के पैरामीटर में ख़राब है, वाइफ के पैरामीटर्स में ख़राब है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, एक्चुअल रीज़न क्या है कि भाई आपकी फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं अकर कर रही है। दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ एन IVF स्पेशलिस्ट कम्स इन टू प्ले। आजकल सोसाइटी में जो यंग यूथ हैं, खास करके जो 30 से 40 के बीच में हैं, उनको शादी से जो है, अब एक तरीके से कहें तो शादी से भाग रहे हैं, वो शादी नहीं करना चाह रहे हैं, बट उनको बच्चे चाहिए। तो उसका कैसे सॉल्यूशन आप करेंगे? देखिए क्योंकि स्पर्म तो उनके पास है सपोज। देखिए बात आज ना बहुत वो हो गई है कि हम बहुत कपल से मिलते हैं, ठीक है, और इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है। मेरे से अगर बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है सही उम्र क्या है शादी, मतलब बच्चा करने के लिए, और मेरा हमेशा एक आंसर है कि लाइफ में कोई भी सही उम्र नहीं है किसी चीज़ के लिए, बट आपको साइंस समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि 30 साल तक बच्चा कर लिया तो ठीक है, उसके बाद घंघोर पाप हो जाएगा या कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। बट 30 साल से पहले पहले आपकी फर्टिलिटी पीक पर होती है, आपके फर्टिलिटी लेवल्स पीक पे होते हैं। आप ट्राई करेंगे तो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट आर वेरी हाई। यही उम्र बढ़ती जाएगी तो वो कम होता रहेगा, स्पेशली औरतों के लिए, विमेन के लिए 35 साल के बाद वो फर्टिलिटी लेवल्स बहुत डिक्लाइन कर जाते हैं रैपिडली। तो अगर आज आप बात कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि फर्टिलिटी सही उम्र क्या है, तो कोई सही उम्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि 35 की उम्र में प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे, 40 की उम्र में प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे, शायद हो सकती हैं, बिल्कुल चांसेस हैं, बट प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो आजकल जो लोग हैं, मतलब यंगस्टर्स बोल लीजिए, नॉट यंगस्टर्स ऑल्सो 30 अबव, बिकॉज पुराना ज़माना समाज के समय माँ बाप डिसाइड करते थे, लड़का लड़की एक रिश्ते में जब जुड़ते थे तो नेक्स्ट स्टेप होता था कि चलिए फैमिली बढ़ाए। सिटीज़ में आके बहुत चेंज हो गया, अब अर्बनाइजेशन आ गई है, कोई 6-8 बच्चे तो कर नहीं रहा है, अब एक बच्चा भी कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम रोज़ 25 कपल से मिल रहे हैं, 30 कपल से मिल रहे हैं, महीने में 150-200 लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं। तो हर एक क्या करता है शादी के बाद, आज वो मेंटालिटी चेंज हो गई है। एंड ये मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगा, ये समाज ही ऐसा जा रहा है। मैं और मेरी बीवी मान के चलिए मिलेंगे जी, तो पहला थॉट अब ये नहीं है कि चलो फैमिली बढ़ाए, पहले भाई अब हम दोस्ती करेंगे एक दूसरे से। हाँ, आज मैं और तुम पहले दोस्त बनेंगे एक दूसरे से, चाहे आपका लव मैरिज हो, चाहे आप एक दूसरे को 5 साल से जानते हो, बट अब हम सोसाइटी में है ना, अब हमारी 2 फैमिली जुड़ी है, तो हमें एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है कि पहले एक घर हो अपना, एक गाड़ी हो अपनी, हम फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे साथ में, हमारी और मटीरियलिस्टिक इच्छाएं जो हैं हम वो पूरी करें। जब ये सब हो जाएगा ना, अब एक फैमिली की बात करते हैं। एंड इन सब चीज़ों को पूरा करते करते होता क्या है, 5, 6, 7 साल गुजर जाते हैं किसी भी कपल के लिए, और फिर जब वो ट्राई करते हैं
तब असली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बाहर दिखाई नहीं दे रही आके, चाहे वो फीमेल में हो चाहे वो मेल में हो। ये अंदर की बीमारी है। अंदर की बीमारी इन द सेंस हार्मोनल चेंजेस जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं, जो आपका स्पर्म इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो आपके एग की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, एग के काउंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये सब बॉडी के अंदर हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बाकी तो कुछ होता है तो दिख जाता है, मतलब पेट दर्द भी होगा तो बताएगा, लिवर दर्द हो रहा है तो बताएगा, कुछ ना कुछ सिम्टम आएंगे। स्पर्म और एग कुछ नहीं बताएंगे। और कोई ऐसा नॉर्मल जना नहीं है कि आप और मैं, अगर मैं बोलूं कि हर लड़का हर साल एक अपना स्पर्म एनालिसिस करा रहा है, सीमेन टेस्टिंग करा रहा है, नहीं। कोई लड़की अपना हर साल अपना एग काउंट चेक करा रही है, अल्ट्रासाउंड करा रही है, नहीं। क्योंकि कोई चेकिंग नहीं कराता, कोई पता नहीं करता। लोगों को लगता है अरबों साल से बच्चे हो रहे हैं, हमें तो हो ही जाएंगे, हमें क्या परेशानी होगी। इसीलिए ये सबसे निगलेक्टेड और सबसे अनअवेयर बीमारी बोल लीजिए या अनअवेयर लाइफस्टाइल डिजीज़ है कि किसी को भी हो जाता है और पता भी नहीं लगता। तो ये कारण है सबसे बड़ा कि IVF की क्यों इतनी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आपको पता भी नहीं आपको ज़रूरत है या नहीं। आप जिस दिन ट्राई करेंगे उस दिन जाके आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, शायद हमें 3 साल पहले कर लेना चाहिए था, 4 साल पहले कर लेना चाहिए था, या पहले एक बार ट्राई कर लेना चाहिए था, या शादी होते एक फैमिली की प्लानिंग करी जाए। आइडियली एक यूथ इस बीमारी को, इसको बीमारी ही कहेंगे, बोल सकते हैं, हाँ, एक बीमारी हाँ। है ये। तो इस बीमारी को कैसे पता लगा है? बहुत सिंपल है, सीमेन एनालिसिस फॉर मेन। देखिए, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मैं तो हर एक को बोलूँगा कि चलो शादी नहीं भी कर रहे, बट पोस्ट 30 आप हर साल ब्लड टेस्ट कराते हैं, अपना लिवर का चेक करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, किडनी चेक कर रहे हैं, 3-4 अदर पैरामीटर तो चेक कर रहे हैं। एक सीमेन एनालिसिस भी करा के देखिए। तो ये सीमेन एनालिसिस तो बहुत महंगे टेस्ट होते हैं। बहुत सस्ता टेस्ट है। हम देखिए, वी डू कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालिसिस, वी डोंट डू मैनुअल टेस्टिंग। तो वो चाहे आपको 1500-2000 रुपये का पड़ जाए, इतना ही पड़ता है। आज मात्र 1500-2000 रुपये में आपको आपकी फर्टिलिटी लेवल्स पता लग जाए, और साल में एक ही बार टेस्ट कराइए, मोर देन इनफ। इतने ही रुपए मांगे जा रहे हैं, ना कि कोई 50,000, 20,000, 10,000। बिल्कुल मात्र 1500-2000 रुपये में आप अवेयर रहेंगे। सिमिलरली लड़कियों के लिए 2 टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड और एक AMH, जो आपका एग रिजर्व कितना है, अंडे कितने बन रहे हैं दोनों ओवरी में, क्या वो है आपका, मतलब कि हाई है या लो है, ये नंबर से प्रिडिक्ट हो जाता है कि एग की क्वालिटीज़ अच्छी रहेगी या काउंट अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। एंड बाकी एक अल्ट्रासाउंड जिससे हमें फॉलिकल्स दिखाई दे। ये 2 टेस्ट। फीमेल में एक मिसकंसेप्शन है ये जनरली कि फीमेल हैव द लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स काउंटेड, कि आफ्टर ऑल एग्स आर रिलीज्ड दे विल गेट मेनोपॉज समथिंग टाइप, कुछ चीज़ें ये चल रही हैं अभी। खास करके जिनको इसका टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो भी रील बना रहे हैं इस पे, हाँ, जो कि बहुत गलत है, बहुत ही फेक न्यूज़ टाइप स्प्रेड हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस पे आप हमारी ऑडियंस को देखिए, ये वाली बात बट सही है कि फीमेल्स आर बहुत विद अ लिमिटेड रिजर्व ऑफ एग्स। जैसे मेल के लिए आप देखेंगे 60 ईयर ओल्ड 70 ईयर ओल्ड भी, वो भी बच्चे हो जाते हैं। हाँ। फीमेल में कभी ऐसे नहीं होता। जैसे आपने मीनोपॉज का, हाँ। तो उनकी तो प्रेगनेंसी खत्म हो गई, कि उनके तो अंडे बनना बंद हो गए हैं। हाँ। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, एवरी मंथ जब उनका पीरियड होता है तो बॉडी एक एग रिलीज करती है। अच्छा। और वही फर्टिलाइजेशन में काम आता है आपके। अब वो जो एक अंडा वैसे निकल रहा होता है, ये बहुत सारे अंडों के साथ पैदा होती है कोई फीमेल, मान ली लाखों अंडे, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ना, ये नंबर डिक्रीज करता रहता है। अच्छा। 30 साल तक कम, और 35 साल के बाद बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज करने लग जाता है। अच्छा। तो जो आप बात कर रहे हैं, अब जैसे अब इसकी बीमारी अर्ली मीनोपॉज आने लग गए हैं, एंड लेट मैरिजेस, ये जो 2 चीज़ें हैं जिसके चक्कर में इनफर्टिलिटी और बढ़ती जा रही है। बिकॉज 45-47 जो आप कूदते तो उनका नंबर बहुत ही कम हो जाता है। वो नंबर जो लाखों से शुरू होता है, कुछ 100-1000 उससे कम में रिजर्व के अंदर रहना लग जाता है। या वो नंबर साइंटिफिकली चाहे नहीं भी पता हो, बट ये बायोलॉजिकली ज़रूर पता है कि विद एज वो नंबर बिल्कुल डिक्रीज़ कर रहा है आपका। तो जो आप सोच रहे हैं कि
लड़कियों की एज नहीं इम्पैक्ट करती। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि इनफर्टिलिटी बढ़ती जाएगी अगर लड़कियां डिसीजन सोचे कि हम 35, 37, 38 की कभी भी चाहे बच्चा हो जाए, वो नहीं हो पाता है। प्लस लड़कियों के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है कि और भी अदर टाइप की जो बीमारियां होती हैं उनको ये इनफर्टिलिटी को अफेक्ट कर रही है। PCOS, एंडोमेट्रोसिस, ये जितना आपके फर्टिलिटी हार्मोन्स इन पे इम्पैक्ट करती है बहुत ज़्यादा है इन सब का। तो उस चक्कर में भी इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है। आज जो यूथ है, खास करके जो लेडीज़ हैं, लड़कियां, उनमें PCOS आपने जो बोला, PCOD है, बिल्कुल, फिर सिस्ट बन जाना, फाइब्रॉइड, हाँ सिस्ट, हाँ मल्टीपल तरह की जनरली चीज़ें हैं। जो चीज़ें हैं, और ये कॉमनली हो रहा है, मैं मतलब देख पा रहे हैं हम लोग। तो इसको कैसे वो क्योर करें? देखिए, इसी क्योर कुछ नहीं होता है बिकॉज ये नेचुरल फिनोमिनल। अब अगर आज कोई भी नहीं चाहेगा, जैसे आप और मैं, अगर हम लड़कों की बात करें, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बाल उड़े, हम नहीं चाहेंगे मोटापा हो जाए, हम नहीं चाहेंगे कुछ हो जाए। बट दीज आर नाउ इनहेरेंट पार्ट ऑफ फीमेल प्रॉब्लम्स की उनको भी अगर आज बोला जाए, आप देखिए हर लड़की मेकअप करती है। मैं क्या था, गोरा होना चाह रहा हूँ, कुछ ना कुछ लगाता रहूँगा स्क्रीन पे, अपने बाल हटाने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट कराऊँगा, अपने शरीर पे कुछ ना कुछ केमिकल। तो क्या कर रहे हैं, मेरे अंदर एक केमिकल जो प्रोड्यूस होता है जो मुझे बोलता है कि मेलेटोनिन जैसे बोलते हैं कि भाई स्किन कलर कम हो, ज़्यादा हो। ब्लैक, काले लोगों में मेलेटोनिन का बहुत हाई होता है, गोरे लोगों में बहुत कम होता है। तो मैं अगर आज अपने क्रीमें लगा लगा के मैं यही तो दे रहा हूँ अपने ब्रेन को परसेप्शन कि भाई मेलेटोनिन के लेवल कम करे जाए, किसी के लेवल बढ़ाए जाएं, नींद नहीं आ रही है तो मैग्नीशियम खाया जा रहा है। तो आई एम प्लेइंग अराउंड विद माई हार्मोन्स ऑल डे लॉन्ग। मैं अपने बॉडी के अपने हार्मोनल जो नेचुरली होता है उसको चेंज करना चाह रहा हूँ। इसका इम्पैक्ट बाकी हार्मोन्स पे क्या हो रहा है, क्या सिक्रीशन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, हाउ इट ऑल इम्पैक्ट्स इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि कुछ भी कर रहे हैं, नेल पॉलिश लगा रहे हैं, फिर उसको हटा रहे हैं, हर तरीके में कहीं ना कहीं बॉडी को एक केमिकल सिग्नल देते जा रहे हैं कि भाई ये चेंज करो, वो चेंज करो, द इंटरनल वर्किंग्स ऑफ द बॉडी जो किसी को दिखाई नहीं दे रही है। तो लड़कियों के एक्नी भी बढ़ रहे हैं, पिंपल्स भी आएंगे, कुछ और भी होंगी, एक एक तरह की चीज़ें हो रही हैं। बट क्योंकि आप यहाँ पे कोई फर्टिलिटी की बात नहीं करेगा, कोई प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता, तो वो चीज़ें देख नहीं रहे हैं, ना पता लगा रहे हैं। बट आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपका हार्मोनल प्ले चल रहा है बॉडी के अंदर। तो जो आप बोल रहे हैं कि यार लड़कियों को इंडिकेशन यहाँ पे मिलने लग जाएगा कि यस, कि कुछ हार्मोनली चीज़ें ठीक नहीं हैं एंड आई शुड, एक राइट समय है, हर चीज़ का राइट टाइम है। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, रेडी हैं, तो बच्चा करने में देरी मत करिए। ये मेरा सजेशन रहता है। एक सर्वे आया था अभी हाल फिलहाल यूथ के ऊपर, तो कुछ रिसर्चर्स थे, एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स थे, डॉक्टर्स थे उसमें। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा बच्चों से, उसके बाद जो रिजल्ट निकला उसमें यह आया कि बच्चों के जो खास करके जो 12th पास बच्चे हैं, जिनकी एज 15 से लेकर 15-16 एज तक 12th हो जाती है, 17 तक। तो हाँ 17 तक, तो जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, ग्रेजुएशन डेज में जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उनमें एक बहुत ही कॉमन फेनोमेना उनके माइंड में ये पाई गई, जिसके बारे में वो सबसे ज़्यादा रिजल्ट उसके बारे में सर्च करते हैं गूगल पे भी। तो उसमें ये है सर कि अगर कोई मेल या फीमेल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके बीच में फिजिकल रिलेशंस होते हैं, तो अगर वो ज़्यादा करेंगे तो आगे उनको बच्चे नहीं होंगे। और इस क्वेश्चंस को उन्होंने गूगल पे मोर देन मिलियंस में उन्होंने सर्च किया था। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं देखिए, ये तो उल्टी की बात है कि आप ज़्यादा संभोग करेंगे या बहुत फिजिकल है अपने पार्टनर के साथ तो बाद में जाके बच्चे नहीं होंगे। मैं अगर उसको, आई डोंट थिंक सो कि ये राइट सवाल है, क्योंकि इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट जहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपने देखा हो कि आज आप अपने केमिकल्स में, अगर आज मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ गलती से और मैं सोचूं मैं आई पिल ले रहा हूँ या अनवांटेड एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसे हम कहते हैं, तो मैं अपने बॉडी में बार बार बोल रहा हूँ कि भाई प्रेगनेंसी आ गई है या ब्लीडिंग शुरू करवा रहा हूँ कॉन्स्टेंटली, तो मैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद प्रेगनेंसी डिफ़िकल्ट होगी बाद में जाके। तो जिसे कहते हैं कि आप यूटिलाइज कॉन्डम्स यूज़ करिए, ये करिए कि आपको वो
ये सारे हार्मोनल चेंजेस फोर्सफुली ना ही करे जाए अपनी बॉडी में। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप आज कर रहे हैं संभोग नहीं कर रहे, उसमें तो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट अभी बहुत ज़्यादा है अगर आप सेफ सेक्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बट उल्टी बात की बाद में जाके नहीं होगा। अगर आप प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, आप आज प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, बाद में जाके आप हो जाएंगे, उसमें ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब बहुत अच्छा रहता था तो 18 साल में भी माँ बन रही हैं औरतें और 38 साल तक भी बनते आ रही हैं। पहले बेटे की शादी हो रही है और माँ वहाँ पे उनकी वो फिर प्रेग्नेंट बेटी हैं, जैसे आप देखते थे पुराने ज़माने में। पुराना क्या 50-75 साल पुरानी की हमारे दादा और हमारे चाचा, मतलब जो सबसे बड़े बेटे हैं उनका भी बच्चा हो रहा है और दादा का सबसे छोटा बेटा हो रहा है 1-2 साल के अंदर। क्योंकि तब फर्टिलिटी लेवल्स इतने हाई थे और बाकी तरह की केमिकल्स एंड अदर प्रॉब्लम्स, खान पान, ये वो कुछ भी नहीं थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके 6 बच्चे भी हो जाएं तो 7वां होने में डिफ़िकल्ट होगी। तो ये वाली सारी बातें गलत हैं। ओके, क्योंकि यूथ इसके बारे में बहुत कंसर्न है, क्योंकि आजकल यूथ को तो चेक करना चाहिए कि आप बॉडी में कुछ भी फोर्सफुली कर रहे हैं जो एक नेचुरल तरीके से होता है। जैसा मैंने बोला कि मैं कुछ भी चेंज करना चाह रहा हूँ जो अभी आज के दिन में नेचुरली नहीं है, दैट आई मीन्स आई एम चेंजिंग माई हॉर्मोन्स। हाँ, वहाँ से दैट विल हैम्पर, एग्जैक्टली। बाकी नेचुरली आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होती है। डॉक्टर से कपल को किस स्टेज पर जाकर कंसल्ट करना चाहिए? बहुत सिंपल बात, फॉर IVF आप मैक्सिमम आपकी एज पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आज आप 35 साल के हो गए हैं और आप 6 महीने तक कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं तो आप और नहीं हो पा रहे हैं प्रेग्नेंट, तो आप बिल्कुल सी एन IVF स्पेशलिस्ट। यही चीज़ 30 साल में ट्राई कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा 1 साल तक ट्राई करिए, तब नहीं हो रहा है देन सी एन IVF स्पेशलिस्ट। तो एज डिपेंडेंट बहुत है। एंड इसमें एक बहुत बहुत अच्छी बात मुझे याद आई है, क्योंकि मैं बहुत बार जाके बोलता हूँ, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि लोग, जैसा आपने पूछा ना कब कंसल्ट करना चाहिए, 90% प्रॉब्लम यहीं पे शुरू होती है। आज आपने मानी 1 साल तक ट्राई करा और आपको लगा बच्चा नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर, एक IVF स्पेशलिस्ट आने के पास सबसे पहले कहाँ जाते हैं? भगवान के पास, बाबा के पास। 1 2 3 मत्था मारेंगे, टेक करेंगे, हमने मन्नत मांगी है, ये करी है, उन्होंने एक स्थापना करी, ये करी, 1 साल इसके अंदर लगाया, मानिए फिर नहीं हुआ, फिर वो जाएंगे किसी अपने लोकल डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर के पास, जो जैसे मैंने बोला कुछ दवाइयाँ दे दे, ताकत की दे, इंजेक्शन लगा दें कुछ, वहाँ पे फिर शायद जाएंगे किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। फिर फाइनली अगर ये सब काम नहीं करेगा और बाबा की किसी जड़ी बूटी ने भी काम नहीं करा, भगवान के मंदिर में भी हुआ है या जहाँ पे भी उनकी रिलीजियस स्थापना है उसमें भी मन्नत मांग ली, कुछ नहीं हुआ, जब तक IVF स्पेशलिस्ट के पास आते हैं तब तक वो 3 4 5 साल और लगा चुके होते हैं जो वो फर्स्ट दिन पे आने चाहिए थे। तो ये टाइम सोचिए वो पहले कितना महत्वपूर्ण था और उसके बाद उन्होंने 4 से 5 साल और लगा दिया आने के बाद। तो ये मेरी विनती रहती है हमेशा कि एक मेडिकल प्रॉब्लम का सल्यूशन, मेडिकल हल एक डॉक्टर ही देगा, ना कि ये सारी चीज़ें, और डॉक्टर भी नहीं, राइट स्पेशलिस्ट। तो आज लोगों को अब तो फिर भी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लोगों को IVF के बारे में पता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पता है, 10 मूवीज़ आ गई हैं, विकी डोनर 2010-12 में आई थी, उसके बाद मिमी, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, पता नहीं कितनी मूवीज़ आ गई हैं जो एक IVF की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही है, तो बता रही है कि समाज के अंदर ऐसा भी होता है। तो अब मैं मानता हूँ अवेयरनेस आ रही है, तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि भाई मेडिकल प्रॉब्लम का सलूशन एक डॉक्टर ही देगा, जल्द से जल्द उस डॉक्टर से मिलिए, ना कि किसी और के चक्कर या प्रक्रिया में पड़ जाइए आप। आज भी जो हमारी पॉपुलेशन जो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है, उनमें इसके बारे में जो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनमें तो ये IVF के बारे में अवेयरनेस है, लेकिन आप थोड़ा सा लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी आप चले जाते हैं, जो कि हमारी पॉपुलेशन लगभग 70-80 लाख है, जो भारत सरकार के राशन के दुकानों पे लाइन लगा के खड़ी रहती है, तो उनको आज भी इसके बारे में पता नहीं है। बिल्कुल नहीं भी है जनरली। और आप बात करेंगे सबसे बड़ा मिथ भी यही है,
लोगों को लगता है कि आईवीएफ बच्चे नेचुरल बेबीज नहीं है, हाँ हाँ कुछ अननेचुरल है। हाँ। अरे ये तो भाई, ये तो वैसे उससे निकला है, इसमें तो कोई बीमारी होगी, या ये लंबा नहीं होगा, छोटा रह जाएगा, दिमागी उससे इतना स्मार्ट नहीं बनेगा, कुछ हाँ। प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ट्रीटमेंट से ज़्यादा लोगों को ये जो भ्रम है, अंधविश्वास है कि आईवीएफ मतलब कुछ अननेचुरल कर रहे हैं, वैसा नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताऊं, फर्स्ट आईवीएफ बेबी हुआ था 1978 में। आज 47-48 ईयर्स हो गए हैं। लुई ब्राउन नाम की एक लड़की हुई थी, आज उसके खुद के बच्चे हो गए हैं। हाँ, वो न्यूज़ में भी हाँ, थी। तो आप सोचिए, जो फर्स्ट बेबी हुआ था उसका भी बच्चा हो गया। अब आपको इससे ज़्यादा क्या शंका है, क्या सोच रहे हो आप कि ऐसा क्या नेचुरल नहीं होगा? तो आईवीएफ एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस इन द सेंस कि नेचुरल ट्रीटमेंट है। ज़रूरत पड़े, बट उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपके बेबी में कोई कमी पेशी रह जाएगी, अंडरवेट रह जाएगा, ताकतवर नहीं होगा, लंबा नहीं होगा या होगी, या फिर समझदार नहीं होगा या होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो जेनेटिक्स है वो स्पर्म और एग के अंदर होते हैं, वो नेचुरली नहीं फर्टिलाइज हो पा रहे बॉडी के अंदर, हम बस वो फर्टिलाइजेशन बाहर करवा रहे हैं एंड वापस बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए। सोसाइटी में एक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए जो सपोज हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको साइंस ही सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल। अगर साइंस की प्रॉब्लम है तो साइंस से ही सॉल्व होगा, वो बाबा अंधविश्वास और ये तमाम सारी चीज़ों से नहीं होगा। आप कभी ध्यान दिए होंगे, ऑब्जर्व किया होगा आपने, आज से कुछ साल पहले की बात है, जब इंटरनेट की दुनिया नहीं थी तो गांव में लोगों को सांप काटता था। उस समय हमारे सरकारों के पास एंटी वेनम नहीं होता था, तो लोग वो बाबाओं के पास लेके जाते थे, ओझा के पास, कि झाड़ दीजिए। अच्छा। ठीक, और वो झाड़ते थे, अल्टीमेटली जब तक असर किया, और वो अगर जहरीला सांप है तो मरना तय था। लेकिन वहीं अगर जहरीला सांप नहीं है, काट लिया और उसकी वजह से साइकोलॉजी के तौर पे वो फेंट हो गए, तो आधे घंटे में तो हर कोई जो है वो, या 10 मिनट 15 मिनट में हो ही जाता है। तो लोग क्या होता है कि उसको मान लेते हैं कि अरे यार नहीं, ये बाबा ने झाड़ दिया और ये बचा लिया। तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं आईवीएफ में, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके फ़ायदे आज की डेट में, नाम नहीं लूँगा मैं किसी बाबा का, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट की बातें लोग करने लगते हैं। हाँ। तो ये तमाम सारे जो बाबा रेप केसेज में जो फंस रहे हैं, अभी एक महाराष्ट्र में भी एक अभी मामला आया, जो बाबा बच्चे करा रहे थे, अपने आप को खुद को सो कॉल्ड ज्योतिष बता रहे थे। फिर आपके हिसार जिंद में जो घटनाएं हुई, फिर राजस्थान में घटनाएं हुई, आए दिन आपको हर वो बाबा मिल जाएगा कि मैं बच्चे कराता हूँ। तो जिस चीज़ की जो सॉल्यूशन है साइंस, उस साइंस में न खोज कर आप अगर अंधविश्वास में खोज रहे हैं तो आपके साथ रेप भी हो सकता है, बिल्कुल, आपके साथ क्राइम भी हो सकता है, और आपका पैसा और आपकी इज्जत सब कुछ लूटी जा सकती है। तो आईवीएफ में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिस चीज़ का आप सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो रीसा के नाम से आपकी संस्था चलती है, राइट? यस, मैंने भी नाम सुना है इसका। तो रीसा में आप कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं आईवीएफ के लिए? सपोज मान लीजिए ये एक कपल है, हस्बैंड वाइफ, ये आपके पास अभी सपोज मान लीजिए हैं, और आए कहे कि देखिए मेरी एज 38 है। देखिए मैं साफ बताता हूँ आपके लिए, हमारा बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म है, और मैं बिल्कुल ये बताता हूँ कि कोई कपल आए तो पहले ट्रीटमेंट, आईवीएफ तो दूर की बात है, पहले एज अ डॉक्टर, एज अ क्लिनिशियन एंड एज एन ओनर मुझे समझना है कि भाई क्यों हुए इनफर्टिलिटी। मेल फीमेल दोनों बहुत सही हैं, फिर भी अनएक्सप्लेन्ड है। आईवीएफ तो एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्या पता वहाँ तक जाने की ज़रूरत ना पड़े, शायद कुछ दवाइयों से हो जाए, शायद आईयूआई जो एक पहले सिंपलर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है वो करनी पड़े। आईवीएफ की ज़रूरत है तो शायद नहीं है, क्या पता बच्चेदानी में इतनी प्रॉब्लम है कि शायद सरोगेसी सजेस्ट करनी पड़े और हम आईवीएफ करते जाएं। तो ट्रीटमेंट की तो मैं बात ही नहीं करता, मुझे पहले समझना है कि पेशेंट कहाँ है, किस तकलीफ़ में है,
क्या तकलीफ़ का एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है। जब मैं प्रोसेस समझूं कि भाई कितने साल, क्यों, कहाँ कराया, क्या ट्रीटमेंट ली, क्यों नहीं ली, उनकी जांच करी, उनके ब्लड टेस्ट करे, उनके स्पर्म टेस्ट करे, अल्ट्रासाउंड करे, जब मैंने समझा तो फिर मैं पहला आपको एडवाइस दूंगा कि भाई आपकी ट्रीटमेंट के लिए क्या सही है क्या नहीं। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये पीड़ा जिससे वो जा रहे हैं इतनी इमोशनल पीड़ा है, तो सोल्यूशन सिर्फ ये नहीं है बोलना कि बस आईवीएफ करा लो, उससे कभी कोई वो नहीं होगा। हमारे को हमेशा ये समझना है कि भैया आज आप ये पीड़ा से गुजर रहे हो, तो आईवीएफ का मतलब ये नहीं है कि एक लैब मेड सोल्यूशन दे, हमें प्यार भला सोल्यूशन देना है। तो मेरी टैगलाइन भी यही है कि योर बेबी इज़ नॉट लैब मेड, इट इज़ लव मेड। मैं आज आपको, आप यही सोचिए कि एक लव मेड सोल्यूशन दूंगा, कैसे आप अपना नेचुरल, अभी भी मोस्ट तरीका कि नेचुरली आप लोग प्रेग्नेंट हो पाएँ, वो हमारी पहली इच्छा है। वो नहीं हो सकता तो आपको क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए जिससे आपकी प्रेगनेंसी अकर करे। तो ये बहुत क्लियर सोल्यूशन रहता है। बहुत अच्छा, बहुत आप मतलब एकदम सिंपल वे में आपने बताया, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही साइंटिफिक टॉपिक है और टेक्निकल है, खास करके सबसे ज़्यादा ये मेडिकल इंजीनियरिंग कह सकते हैं इसको, मेडिकल इंजीनियरिंग का बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आपने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाया, एकदम लेमैन लैंग्वेज में, कि हर किसी को। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई कपल मेडिकली, फिजिकल और इन सब तमाम सारी चीज़ों से जूझ रहा है, तो आपको वो कांटेक्ट कैसे करेगा, कहाँ आएगा? क्योंकि ये जो पॉडकास्ट जो भी लोग देखेंगे वो पूरे दिन में जाएगा, बिल्कुल। तो कैसे वो अपनी परेशानियों को लेके आपके देखिए, पास मैं अपना नंबर तो नहीं, बट हम आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, रीसा आईवीएफ की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारी जो सीआरएम टीम है उनके नंबर्स हैं। आप ईमेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस पे भी हमसे बात करना चाहे आप हर जगह बात कर सकते हैं। एंड मेरा एक ही मानना है, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है जब तक आप समझोगे नहीं, दूसरों के पीड़ा में जाके आप ये नहीं बोलोगे। सिंपल अगर ऐसा होता, अच्छा आपकी शादी हो गई, 4 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा, चलो आईवीएफ करा लो। बहुत आईवीएफ सेंटर ये करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी काउंसलर, जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं, वो कभी आपको आईवीएफ सजेस्ट ही नहीं करेंगे ट्रीटमेंट में जब तक वो आपको समझे ना, आपसे बात ना करें, आपको आधा 1 घंटा सुने ना, और उस आधे घंटे के अंदर सब कुछ समझ ना पाएँ, कब शादी, क्यों, कितने टाइम तक आप ट्राई कर रहे हैं, आप क्या नेचुरली ट्राई करने में कहीं कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। बहुत बार भी ऐसा होता है कि शायद राइट टाइम पे, जैसे पीक फर्टिलिटी बोलते हैं आपके साइकिल के 13वें दिन से 17वें दिन में, तो आपने मतलब उसमें जैसे करने की, पीरियड्स जिस दिन आया, हाँ, उसके 13वें दिन बाद से उसके 17वें दिन में पीक फर्टिलिटी होती है। अच्छा, जिस दिन पीरियड खत्म हुआ उस दिन से काउंट उस दिन करना है? से, हाँ, उस दिन हाँ, ये नहीं, सबसे बड़ा सवाल, ये जिस दिन कैसे स्टार्ट काउंट हुआ, करते हैं जिस दिन इसको? स्टार्ट हुआ, ठीक है, अच्छा, उस दिन से 13वें और 17वें दिन के उसमें पीक अच्छा, मतलब फर्टिलिटी 13, 14, 15, 16, 17, हाँ, ये 4 दिन जो है हाँ, ये पीक पीक फर्टिलिटी के फर्टिलिटी टाइम के पीरियड टाइम पे, माने जाते हाँ हैं जी, फॉर हाँ, फीमेल। हाँ, फॉर फीमेल। मेल के लिए तो ऐसा कुछ है मेल नहीं। के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ, सोल्यूशन के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरत है कि भाई आप आईवीएफ तो तब सक्सेस करो कि जब आपकी मेडिकली, जैसे ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, मतलब अंडा आपका ओवरी से लेके यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो आईवीएफ के सिवा कोई सोल्यूशन ही नहीं है। या अगर आप कोई और तरीके से बता दें कि कोई और प्रॉब्लम आ रही है, कि आपने आईयूआई कराया, जो मैंने बोला 5 आईयूआई फेल हो गए, 4 आईयूआई फेल हो गए, तो उसके बाद और आईयूआई कराने की ज़रूरत नहीं है, आप आईवीएफ ही ट्राई करिए। या मेडिकली जब तक एकदम आईवीएफ रेलेवेंट नहीं होता आप तब सजेस्ट करिए। तो अगेन बार बार यही वाली बात है कि आप हर काउंसलर समझे पहले हर केस को, इंडिविजुअली टाइम दिया जाए और समझा जाए, तभी जाके ट्रीटमेंट सजेस्ट करी जाए। आप अगर हर केस को इंडिविजुअली समझोगे नहीं, और हर कोई पेशेंट जो इनफर्टिलिटी के लिए आए आईवीएफ करना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए और ये गलत है। तो मेरे जितने भी सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, उनको ये ज़रूर गाइड करा जाता है, प्लीज़ हर केस को एक इंडिविजुअल लीजिए, उनको समझिए, और फिर उसके बाद जाके डॉक्टर से मिला के पूरा आपने जो समझा है बताइए, ताकि डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब द राइट मेडिसिन एंड राइट ट्रीटमेंट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक सवाल और है जो कि महिलाओं के माइंड में आता है। सपोज मान लो कि
किसी महिला की शादी हुई अभी, और आपने जैसे बताया कि 13वें दिन से 17वें दिन के बीच में, तो उन्होंने मैरिज को कंज्यूमेट किया, लेकिन उनको चाइल्ड अभी नहीं चाहिए, तो क्या सेफ तरीका है? एक तो प्रोटेक्शन यूज करना हुआ, अगर उन्होंने नहीं यूज किया है और प्रेग्नेंट हो गई, अच्छा प्रेग्नेंट हो गए, सपोज मान लो या ना हो जो भी है, तो उससे बचने का क्या सेफ तरीका है? क्योंकि आपने बताया पहले बोला आईपीएल और ये सब चीज़ें जो है बहुत कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके पिल्स हैं, है। आज आप उस पर जाएंगे ना तो बहुत तरीके होते हैं, और ये गायनी रिलेटेड टॉपिक है कि आईयूडी जिसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिससे प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की जगह बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, जो आप जिसका डोज ना बहुत कम होते हैं और औरतें खाती रहती है 21 दिन के लिए, जहाँ पे आप कांस्टेंट पार्टनर के साथ आप कॉन्ज्यूमेट कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स आप लेते जाते हैं तो आपको प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं है। कॉपर टी जैसा डिवाइस लगवा लेते हैं जिससे ना हो। तो वैसे ये टॉपिक मतलब हमसे बिल्कुल अलग है, बट क्योंकि आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत तरीके हैं कि अगर औरतें, अगर आप इन ये सब तब है कि अगर आपका हस्बैंड कॉन्डम नहीं यूज़ कर रहे हैं या आपके पार्टनर कॉन्डम नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे विमेन के तरीके हैं कि भाई इनसे आप प्रेगनेंसी अवॉइड करेंगे और प्रेग्नेंट नहीं होंगे। तो ये बहुत चलती हुई प्रथा है, कुछ नया नहीं है। अगर आप करेंगे हाँ, ये तो ऐसा, नर में ये नेचुरल चीज़ें हैं नेचुरल हमारे चीज़ें जो बहुत टाइम से चलती आ रही हैं, बहुत डिवाइसेस हैं। सोसाइटी में एक्चुअली सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात करना एक टैबू माना जाता है, तो ये बल्कि उसका मैं पार्ट आपको है। यहाँ पे कट करता हूँ, मैं बताता हूँ मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग, और मैं लास्ट चीज़ बताता हूँ ये कि मैंने हर बार बहुत जगह जाके ये बोला है, सेक्स एजुकेशन जैसे आपने बोला स्कूल में स्टार्ट हो गई है, और सेक्स एजुकेशन में क्या बताया जाता है, क्योंकि वो चल रही है स्कूल में, बच्चों का है पीक फर्टिलिटी पीरियड। हाँ, अगर मेल पार्टनर्स या लड़के ने मानिए ये कॉन्डम नहीं यूज़ करा, निरोध नहीं करा, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हाई हैं, 90-95%, कुछ भी कह लीजिए, लड़की बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी बिकॉज पीक फर्टिलिटी है। तो सेक्स एजुकेशन में बस यही बताया जा रहा है कि भाई हैव सेफ सेक्स, हैव प्रोटेक्टेड सेक्स एंड दिस एंड दैट। इसको आज ही बंद कर देना चाहिए इस टॉपिक को, और टॉपिक बताना चाहिए फर्टिलिटी एजुकेशन, कि ये जो है क्योंकि आपकी फर्टिलिटी पीक पे है तो आज आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे, और अभी राइट टाइम नहीं है। 18 साल की उम्र से नीचे अलाउड नहीं है, या अलाउड तो चलिए कुछ ऐसा होता नहीं है, बट गलत है, चाहे सामाजिक तरीके से बोलें या सोच से बोलेंगे। यही चीज़ 30 के बाद जाके मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्या होते हैं, अंडे बन रहे हैं क्या नहीं है, मेन का स्पर्म काउंट आज ज़्यादा है नहीं। तो सेक्स एजुकेशन को बंद करो, फर्टिलिटी एजुकेशन को स्टार्ट करो, जो ये बताए कि 18-20 साल से पहले बहुत आई है, 30 साल से घटना शुरू होती है, 35 साल में बहुत घटना शुरू हो जाती है, और 40 साल के बाद तो बिल्कुल ही मुश्किल बेतार पे पहुंच जाती है। तो स्कूलों के अंदर टॉपिक को चेंज करके सिर्फ उन 2 साल के लिए ना पढ़ाया जाए, जो स्कूल की प्रक्रिया होती है कि हमें तो बस 18 साल तक बच्चे को बचा के रखना, उसके बाद नहीं। हमारा कर्तव्य आज ये है कि हम बच्चे को एजुकेट करें कि वो लाइफ में बेहतर डिसीजन ले पाए, और वो सेक्स एजुकेशन की जगह ओनली फर्टिलिटी एजुकेशन जब आप प्रोवाइड करेंगे तभी ले पाएगा। तो ये मेरा हमेशा हर जगह रहा है कि भाई प्लीज़ गिव फर्टिलिटी एजुकेशन, नॉट सेक्स एजुकेशन। स्कूल आज हमें पढ़ाई भी इसलिए करा रहा है, ये नहीं कि बस 12th पास करिए और ख़त्म कर लो। आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है कि अब लाइफ में कुछ अच्छा करें, आगे बढ़ें। तो एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड कि सिर्फ वहाँ तक क्या हो, आगे जाके क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, बहुत अच्छा, आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया एक एक चीज़ को। इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक लास्ट जो हमारी ऑडियंस है, हाँ जी, उससे आप क्या अपील करना चाहेंगे? बिकॉज यू आर ए डायनेमिक यूथ आइकन, सो आई एम आस्किंग फॉर योर अपील। ठीक है, मैं आखिरी में जाते जाते यही बोलना चाहूँगा कि हर चीज़ का एक सही समय होता है। आज करियर सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बोथ मेल फीमेल, शादियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, बट आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आज जो बच्चे बनाने की प्रक्रिया है वो उतनी आसान नहीं है, या आप सोचें कि आपको मुश्किल में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हम लोग रोज़ कपल से मिल रहे हैं, साल में हज़ारों लोगों को देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। लाखों लोग इंडिया में आज जो सोचते हैं बच्चा पैदा करने के लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए एक राइट समय है, एक राइट टाइम है हर चीज़ के लिए। तो अगर आप एक स्टेबल मैरिज में हैं, आपने पार्टनर के साथ खुश हैं,
प्लीज़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना भागें एंड सही टाइम पे अपनी फर्टिलिटी का ध्यान रखते हुए अपनी नेक्स्ट पीढ़ी के लिए आगे बढ़ें। तो मेरी यही विनती रहती है कि देयर इज़ अ राइट टाइम फॉर अ राइट थिंग। तो ऐसे ही अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए, एक बच्चा पैदा करने के लिए आप आगे बढ़िए, ना कि ज़्यादा सोचिए कि मैं पहले ये सारी अपनी इच्छाएं पूरी कर लूँ और तब करूँगा। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए और मेरी एक यही विनती रहती है आज के यंगस्टर्स के साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप Thank you. अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो आए और द अपीलिंग भारत के इस प्लेटफॉर्म पे आपने एक पॉडकास्ट के माध्यम से हर एक सवाल का आपने जवाब दिया, बीइंग एज ए डायनेमिक यूथ आइकन। थैंक यू। तो ऑडियंस, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही मास लेवल पे मिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। आप जापान को देख लो, फिनलैंड को देख लो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम होने की वजह से आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने कहा बिल्कुल कि हमें 4 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा देश जो आज कहते हैं कि यंग इंडिया, तो वो बना रहेगा। नहीं तो फिर जापान की तरह आज जाके देखो, वहाँ 90 ईयर्स के एज से ऊपर के ही सारे लोग हैं। वहाँ लेबर्स जो हैं और काम करने वाले जो लोग हैं वो बाहर के दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। और भी तमाम देश हैं, जैसे इटली भी इससे अफेक्टेड है। जितने डेवलप्ड हाँ, कंट्रीज जितनी हैं वहाँ developed, पे नेगेटिव फर्टिलिटी रेट हो गया हाँ, है हाँ। कि जिसको कहते हैं हम कि रिप्लेसमेंट लेवल, जितने लोग मरेंगे उतने बच्चे पैदा नहीं जी, हो जी, रहे जी। हैं। तो दे आर ऑन अ पॉपुलेशन डिक्लाइन। डिक्लाइन 15 साल 20 साल बाद 25 साल बाद अब इनकी पॉपुलेशन अब डिक्लाइन पे जाती जा रही है कि आज 5 करोड़ है पॉपुलेशन, तो 25 साल बाद जाके 4 करोड़ है, 3 करोड़ ही जी, रह जी, जाएगी। तो वो आप उसकी बात कर बिल्कुल। रहे हैं। तो ये तमाम सारे सवाल हैं, और इससे रिलेटेड आपको और भी कोई सवाल पूछना हो तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर सार्थक ने आपको वेबसाइट के बारे में भी बताया, वहाँ से भी जाके आप प्रोज कॉन्स क्वेश्चन आंसर्स पढ़ भी सकते हैं। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और आप देखते रहिए द अपीलिंग भारत। और आईवीएफ की कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपको तो उसके लिए आप संपर्क करिए, रीसा जो है इनका, और डॉक्टर सार्थक हैं ही आपकी हेल्प के लिए। और आपने बहुत सारे काम भी किए हैं और अवार्ड्स तो इनको लगातार मिल ही रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।